दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती 2025, जिसका आयोजन संभवतः दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होगा। उसकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये एक सेट है जिसमें करीब करीब 25 जीएस के सवाल हैं, 10 रीजनिंग है और 6 मैथ के सवाल हैं। यानी 41 सवालों का एक ही सेट है। ये जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये ध्यान आपको रखना है। जीएस की तैयारी के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो आप बेसिक बुक पढ़ते रहिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं उनको भी आपको देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है। ये एक सेट है, ऐसे कई सारे सेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे एग्जाम होने तक। तो चलिए हम लोग इस सेट को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हुई है। देखिए, पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं, जैसे पहला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो 7 राज्य हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर्स। तो देखिए इसमें यहाँ पर है मणिपुर। तो मणिपुर की सीमा जो है एक तो नागालैंड से जुड़ गई, एक इसकी सीमा जुड़ती है असम से, और नीचे में ये जुड़ जाता है मिजोरम से। तो 3 राज्य से जुड़ गई। और इधर में एक देश है म्यांमार। तो ये राज्य से चूंकि सवाल पूछा हुआ है तो हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, दूसरा, नागालैंड, मिजोरम और असम। हमारा दूसरा सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। देखिए, पर्वत कई तरह के हैं, वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन जो हिमालय है ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। देखिए क्या था कि जब पृथ्वी जो है कई सारे प्लेटों पर टिकी हुई है, तो सबसे पहला जो प्लेट था उसका नाम था पैंजिया। ये पैंजिया जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये देखिए, ये सवाल पूछा हुआ था कि गोंडवाना लैंड जो है पैंजिया के किस साइड में है, नॉर्थ में या साउथ में। तो आप इसको देखिएगा, आंसर क्या होगा, साउथ में। और ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर पानी जमा हो गया, तो इसे हम लोग बोलते थे टेथिस सागर। क्या बोलते हैं इसको, टेथिस सागर। देखिए फिर धीरे धीरे और जो आंतरिक गतिविधियां हैं उससे ये जो प्लेट 2 हैं इनमें भी डिवीजन हो गया। तो ये जो अंगारा लैंड है उसी से एक प्लेट बना जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और गोंडवाना लैंड का एक प्लेट था जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेट। देखिए ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के नजदीक जाने लगा, तो ये बीच में जो ये सागर था जिसमें हजारों साल से नदियां जो है अपने मलबा को गिरा रही थी, ये सारा मलबा आपस में कठोर हो गया और वो चट्टान का रूप लेने लगा। ये जब दोनों सटने लगा तो बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया, जिससे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछे कि हिमालय किस तरह का पर्वत है तो क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन। किन 2 प्लेट के से इसका निर्माण हुआ है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडियन प्लेट है ये आज भी धीरे धीरे उधर की ओर खसक रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई जो है आज भी करीब करीब 5 सेंटीमीटर के हिसाब से हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक। हमारा तीसरा सवाल है कि भारत के किस राज्य में ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए उसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है। देखिए मौसम जो है, ये जो वेदर है, ये एक सीमित क्षेत्र में सीमित समय में जो प्रभाव दिखाता है, जो भी जलवायु घटनाएं घटित होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम। क्षेत्र भी सीमित है और समय भी सीमित है। तो देखिए आपके क्षेत्र में आप देखे होंगे कि अगर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं तो तुरंत मौसम बदल जाता है। उसी तरह से तापमान भी इसको प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए बहुत तेज तापमान है तो मौसम अलग हो जाएगा, अगर तापमान कम है तो मौसम अलग हो जाएगा। उसी तरह से ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी भी जो है मौसम को प्रभावित करती है। यानी कि इनमें तीनों विकल्प सही है, तो इसका आंसर हम मार देंगे 4। हमारा अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है। देखिए इन चारों विकल्प में जो पानी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक है।
विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो हमें उसको कितनी ऊर्जा देनी होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें आंसर क्या होगा, पानी यानी वाटर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए एक संगठन है IBRD, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, बाद में इसी का नाम पड़ गया विश्व बैंक। अगला सवाल है कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। देखिए आर्थिक नियोजन जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। हमारा अगला सवाल है कि 1969 में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 19 जुलाई, ये डेट भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का। देखिए अगर आपकी आय जो है वो कम हो और व्यय ज्यादा आप करेंगे तो घाटा लगेगा, तो इस तरह की हम घाटा को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा है इंग्लिश। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां है। तो अशोक चक्र में कितनी है, 24। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बताता है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी, गांव में जिसे हम लोग जनरली छुआछूत कहते हैं, जो बड़े जात छोटी जाति में होता था पहले, इसका अंत किया गया था आर्टिकल 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। हमारा अगला सवाल है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एक महाजनपद था सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। देखिए अगला सवाल है कि हर्ष के शासन के दौरान, हर्षवर्धन जो है इसके शासन के दौरान एक कनौज सभा होती थी। तो कह रहा है कि कनौज सभा जो है किस संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। देखिए हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म में 2 जो विचारधारा थी, एक हीनयान और दूसरा महायान, तो महायान का प्रशंसक था। ठीक, तो इसलिए आंसर क्या होगा, महायान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। देखिए कानून के समक्ष समानता ये तो मौलिक अधिकार है, अस्पृश्यता को बढ़ावा न देना ये भी मौलिक अधिकार है, उपाधियों का अंत ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना ये क्या है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देखिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976, ये ध्यान रखिएगा आप, इसके द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस कमेटी के रिपोर्ट पे, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया। देखिए शुरू में जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी कितने हैं, 11। ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए अगला सवाल है कि 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था। देखिए 16 में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था मगध, जिसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, पाटली। अगला हमारा सवाल है कि भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रूपे रूप बताया गया है। ये इसका जिक्र किया गया था अर्थशास्त्र में। ये जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य की रचना है, ठीक, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। देखिए 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसे हम लोग नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा के नाम से भी जानते हैं। देखिए साबरमती आश्रम से दांडी महात्मा गांधी गए थे, ये करीब करीब 240 मील की दूरी थी, और वहां 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट हुई थी, और 5 अप्रैल 1931 को ये लोग वहां पहुंचे,
और 6 अप्रैल को नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक, अगला सवाल है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी एस्ट्रोमाटा, ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं के माध्यम से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो है ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है? इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। एक सवाल है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? तो वो जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इसका आंसर क्या होगा? विस्थापन। देखिए अगला सवाल है कि पॉलीथीन और पीवीसी ये किस तरह के प्लास्टिक के उदाहरण हैं? देखिए ये है थर्मोप्लास्टिक। देखिए थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जिसे अगर आप गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, फिर उसे आप अलग किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। लेकिन एक तरह का प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें क्या होता है कि अगर एक बार वो आकार ले लिया तो फिर दोबारा उसको आप गर्म करके उसे आप पिघला नहीं सकते हैं। ठीक, तब ध्यान रखिएगा पॉलिथीन और पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, दूसरा वाला आंसर। हमारा अगला सवाल है कि रेफ्रिजरेटर या एसी या एरोसोल स्प्रे में कौन सा रसायन हम यूज करते हैं जो कि हमारे लिए क्या है? वायु प्रदूषक है यानी एयर पॉल्यूटेंट्स पे काम करता है। तो आंसर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग जनरली CFC के नाम से जानते हैं। ये थे हमारे 25 GS के क्वेश्चन, तो इन्हें आप ठीक से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। देखिए पहला क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कोण, उसके बगल में दिया है रेडियन, यानी कोण को रेडियन से मिलाया है। तो कह रहा है कि दाब को आप किससे मिलाओगे? देखिए रेडियन क्या है? रेडियन ये इसकी मात्रक है, तो हम दाब का मात्रक खोजेंगे। तो दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखिए अभी एक सवाल है, ये कह रहा है कि जिस तरह से फायर जो है वो KNWJ से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से PIRE को हम किससे जोड़ सकते हैं इसमें? तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो अपने जो भी रफ शीट आपको मिलता है उसमें इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को आप लिख लें, साथ ही में इसमें नंबरिंग भी दे दें। जैसे 1 का A का क्या हुआ? 1, B का 2, C का 3, इस तरह से पूरा आप लिख लें। इससे कई सारे सवाल आपको मिल जाएंगे जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग इसको देख लें। देखिए जैसे F जो है, F के स्थान पर क्या आया? K। पहले आप देख लीजिए कि F के कितने देर के बाद K आता है, यानी कितने नंबर के बाद। तो देखिए F के बाद GHIJK यानी 5वें स्थान पे K है। उसी तरह से I को मिला के देख लीजिए, JKLMN, देखिए ये भी 5वां है, यानी इसमें क्या किया है कि 5 प्लस करते गया है। तो अब ये जो है PIRE को भी आप 5 प्लस करके देख लीजिए। T के बाद क्या होगा? QRSTU, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से आप लाएं TU, देखिए इसका पहला आ गया U। फिर देखिए आई के बाद भी 5 आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 N, देखिए U के बाद N, देखिए इतना ही से आपका आंसर मिल गया UNWJ। देखिए अगला सवाल है, ये कह रहा है कि 43 57 36 और उसके आगे क्या होगा? अब ये देखिए हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक चाहे तो हम ये देखें कि ये इसके बाद इसका कितना ज़्यादा है। तो 43 में अगर 14 को ऐड कर रहा है तो आ रहा है 57। ठीक, उसी तरह से अगर 36 में अगर हम 14 ऐड कर लेते क्या होगा? 50। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और नहीं तो हम दूसरे तरीके से क्या करेंगे, जैसे कि ये है 43, एक गैप करके हम देखें 36, यानी कितना कम कर दिया? 7। तो 57 से भी हम क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे, तो पी आंसर क्या आएगा? 50। इसे आपको देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में जो एक विषम है यानी जो उससे अलग है, तो देखिए पहला है हिरन, बाघ, कबूतर और बिल्ली। देखिए इसमें जो ये पिजन है यानी जो कबूतर है ये क्या है? ये पक्षी है। बाकी ये जो तीनों है ये क्या है? ये स्तनधारी है। तो इसमें डिफरेंस कौन हो गया? पिजन। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प में विषम अक्षर को पहचानिए। देखिए इसमें वही वाला सवाल है जो पीछे हम लोग देखे थे। अब देखिए ये इस तरह का जो भी सवाल होगा इसमें कोई ना कोई वो एक पैटर्न को यूज किया होगा, चाहे तो वो प्लस कर सकता है, नहीं तो माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई करे, जो भी करे। ठीक, तो अब हम लोग इसमें 1 2 करके देख लें। इसमें जब आप देखिएगा Q से U, इसमें +4 कर रहा है वो। ठीक, फिर U से +4 कीजिएगा तो Y से +4 कीजिएगा तो C, यानी हर एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बीच में +4 का डिफरेंस आ रहा है।
तो उसी तरह से जब आप कीजिएगा तो इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें सी और एच, सी के बाद अगर आप 4 ऐड कीजिएगा तो सी के बाद डी ई एफ जी, जी होना चाहिए था लेकिन यहाँ आंसर क्या है एच, यानी ये क्या है इनसे थोड़ा अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, इसमें भी कह रहा है कि जो और नंबर है उसको आप निकालिए। देखिए ये क्या किया, ये 15 है यहाँ 45 किया, 70 है 51 किया, 16 है 48, यानी कि 3 टाइम्स कर दे रहा है उसको, लेकिन इसमें देखिए ये 3 टाइम्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल क्या कर रहा है कि ये जो 5 वर्ड्स दे दिए आपसे, अब कह रहा है कि अल्फाबेट इसको आप जो है डिक्शनरी में इन वर्ड को आप कैसे खोजते हो उसके हिसाब से अरेंज करो इसे, ठीक। तो डिक्शनरी आप जब देखे होंगे तो जो देखिए इसमें चूंकि फर्स्ट लेटर बी है तो बी है तो यानी सब बी में ही मिलेगा, तो चलो पहला तो यही हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखें बी के बाद कौन सा लेटर है, तो देखिए ऊपर वाले में ओ है, इसमें ए है, इसमें आर आर इसमें ए, यानी इसमें हम सबसे पहले किसको खोजेंगे ए को, यानी कि ये वाला जो है सबसे पहले अल्फाबेट से मिल जाएगा, यानी कि पहला क्या हो गया दो। अब देखिए दूसरा हम देख रहे हैं, ए के बाद क्या आएगा अल्फाबेट्स में ई वाला आ जाएगा, यानी कि 5। अब देखिए ई के बाद कौन सा आएगा ओ आ जाएगा, यानी पहला। अब देखिए तीसरा और चौथा में आप ध्यान दीजिए, देखिए पहला अक्षर बी है, दूसरा आर है, ये भी सेम हो गया, फिर देखिए ए आ गया, ये भी सेम हो गया। चौथे में देखिए इसमें अलग होगा, एक में एन है और एक में आई है, तो एन और आई को अगर हम देखेंगे डिक्शनरी में तो आई वाला वर्ड सबसे पहले होगा, इसलिए ये हो गया 4 और लास्ट में हो जाएगा 3, यानी 25143। आंसर क्या हो गया 25143। अब देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 19 के बाद क्या आएगा आप इसे खोजिए। अब देखिए इसमें किसी भी तरह का वो पैटर्न बना सकता है, ठीक। तो जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा तब जाकर आप धीरे धीरे इस तरह के सवाल को आंसर देने लगिएगा। अब इसमें हम लोग देखें, देखिए 5 और 3 ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 8। अब देखिए 8 को 3 से फिर ऐड कर दिया यानी पीछे वाले से, तो कितना आंसर आ गया 11। अब देखिए 11 को फिर 8 से ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 19। अब अगला क्या होगा, हम 19 को 11 से ऐड कर देंगे, तो 19 को जब 11 से ऐड कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 30। ये इस तरह से क्वेश्चन बन गया। देखिए हमारा अगला सवाल है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट इसको लिखा गया है MJHIV, उसी तरह से कह रहा है कि फ्रेम को हम क्या लिख सकते हैं। इसमें भी आप देखना है आपको कि जो अल्फाबेट्स है इसको कितना एम से आगे बढ़ा रहा है या पीछे कर रहा है क्या है। तो देखिए एल से अगर एम करते हैं तो 1 बढ़ गया, आई से जे ये भी 1, जी से एच ये भी 1, एच से आई ये भी 1, टी से यू 1, यानी इसने क्या किया इसमें सारा में +1 कर दिया। अब हम आंसर निकाले कि इसमें क्या करेंगे +1 करते जाएंगे। एफ के बाद क्या आएगा जी, देखिए एक से ही आंसर मिल गया, आंसर क्या होगा दूसरा। देखिए अगला सवाल है, एक विशिष्ट कोड भाषा में कह रहा है कि फेम जो है इसे लिखा गया 25, लाइक को लिखा गया है 37, तो कह रहे हैं कि वाइन को आप क्या लिख सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए फेम को 25 आखिर में कैसे लिख दिया। देखिए अल्फाबेट्स में जो अल्फाबेट्स हैं उनका नंबर आपको याद रखना है। देखिए एम का वैल्यू कितना है 6, एफ का वैल्यू 6, ए 1, एम 13, ई 5। अब इन सबको ऐड आप करके देखिए 6 1 7, 13 7 20, 20 5 25, देखिए आ गया 25। यानी इसने क्या किया जो अल्फाबेट्स के नंबर है उनको आपस में ऐड कर दिया। अब हम इसको ऐड कर लें वाइन को, देखिए भी का वैल्यू कितना होता है 22, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आई का वैल्यू 9, एन का वैल्यू 14 और ई का वैल्यू 5। तो इनको आप ऐड करो आपस में, देखो 22 और 9 31, 39 1 और 14 45, 45 और 5 50, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। अब देखिए कुछ मैथ के सवाल हैं, इनको हम लोग देख लें। सवाल कर रहा है कि 50 से 65 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अच्छा ये अभाज्य संख्याएं होती क्या है, देखिए ऐसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो और नहीं तो खुद से, और किसी संख्या से वो डिवाइड ना हो, जैसे कि 3। आप 3 को देखिए 3 किससे डिवाइड होता है, चाहे तो 1 से या नहीं तो खुद 3 से, यानी 3 क्या है प्राइम नंबर। उसी तरह से अगर एक हम नंबर देख लें 4, देखिए 4 किससे डिवाइड होगा 1 से, 2 से और 4 से, यानी देखिए ये 1 से तो डिवाइड हुआ ही, अब खुद से भी डिवाइड हुआ, लेकिन देखिए एक अलग संख्या से भी डिवाइड हो गया, यानी 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। अब देखिए ये सवाल कर रहा है कि 50 से 65 के बीच में कितनी जो है अभाज्य संख्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको लिख लें। जैसे देखिए अब हम इसमें देख लेंगे कौन सी इसमें अभाज्य संख्याएं है।
देखिए 51 17 से डिवाइड हो जाएगी, 52 तो 2 है लास्ट में तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। 53 देखिए 53 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब 54 लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 55 में लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 भी हो जाएगा। 57 57 7 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 12 होगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 58 भी डिवाइड हो जाएगा, 59 डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से 61 डिवाइड होगा। यानी यहाँ 3 हमें आभाज्य संख्याएं मिल गई, 53, 59 और 61। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दें। देखिए तीनों का योग पूछ रहा है, तो तीनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 173 है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। अब हमारा अगला सवाल है कि 2 + 4 + 6, यानी ऐसे ही करते हुए हम 40 तक जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये 40 तक का पूछ रहा है, हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 को आप कॉमन लीजिएगा तो 2 के बदले में क्या बच जाएगा 1, 4 के बदले में क्या बचेगा 2, 6 में 3, यानी इस तरह से क्या बच जाएगा 20। ठीक। अब देखिए 1 से 20 का मतलब क्या हुआ, ये तो सारे नेचुरल नंबर हो गए। तो जब भी कोई दो नंबर के बीच में आपको ऐड करने के लिए कहेगा, यानी 1 से 20 के बीच में जितने नेचुरल नंबर हैं इनको ऐड कीजिए, तो इसका एक फार्मूला है n+1 डिवाइडेड 2, यानी n जो लास्ट वाला नंबर है, यानी इसमें लास्ट कितना है 20। तो देखिए 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से आप डिवाइड कीजिए 10 टाइम्स में, यानी 21 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना जब करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 210। अब देखिए ये जो 210 आया, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि 2 को हमने कॉमन लिया था। तो 210 में 2 से जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 420। ये हो गया इसका आंसर। देखिए तीसरा जो हमारा सवाल है मैथ का, इसमें कह रहा है कि ये जो भिन्न है इनमें छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए चाहे तो आप अब डिवीजन दीजिए, डिवीजन में पॉइंट में आंसर आएगा, फिर आप देखिए कौन छोटा है और कौन बड़ा। और नहीं तो एक समान तरीके ये भी है कि देखिए ये 3/4 है और ये 2/3, हम इन दोनों में देखें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। देखिए 3 को किया है तो कितना है आंसर 9, अब 4 2 को किए तो 8। देखिए इसमें जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो भिन्न क्या हुआ, छोटा हो गया, यानी कि 2/3 छोटा होगा किससे 3/4 से। तो अब देखिए 2/3 को आप अलग कर लीजिए, यानी एक तो हो गया कि ये छोटा है। अब इसको हम चेक कर ले 4/7 से, तो 4/7 को कीजिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12। देखिए इसमें देखिए ये वाला हिस्सा बड़ा आ गया, यानी 2/3 जो है ये बड़ा है किससे 4/7 से। यानी अगर इन तीनों को हमसे पूछा जाए तो हमने क्या देखा कि 4/7 जो है इन तीनों में सबसे छोटा है। अब हमको एक से और चेक करना है, हम इसे चेक करके चेक कर ले 4/7 और 5/3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करें, यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 35, यानी ये तो बड़ा हो गया, यानी 4/7 जो है यही सबसे छोटा है। इसका हम आंसर देंगे। अब देखिए एक सवाल पूछा जा रहा है कि टोटल पैसा जो है वो है 15,000, यानी 15,000। अब 3 लोगों में आपको डिवाइड करना है पी क्यू आर के बीच में। अच्छा डिवाइड कैसे करना है, उसका एक रेशियो दिया हुआ है। पी और क्यू के बीच में जो पैसा बांटना है उसको बांटना है 2:1 में, और क्यू और आर के बीच का रेशियो है 4:3। तो देखिए इस तरह के सवाल बनाएंगे हम कैसे। देखिए पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए पी क्यू, उसका रेशियो लिखिए 2:1। फिर नीचे देखिए क्यू और आर, इसका रेशियो कितना है 4:3। अब देखिए इन ये जो दो हमने समीकरण बनाया, इसमें देखिए यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, यानी हम दोनों का वैल्यू जो है सेम करें, यानी यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। हम सेम कैसे करेंगे, मान लीजिए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 से, तो देखिए क्या आता है 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। उसी तरह से इसमें 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 3 1 जा 3। देखिए क्यू का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। तो अब हमारा ये एक रेशियो बन गया 8:4:3, यानी इस रेशियो में हमें पैसा बांटना है। अब देखिए टोटल पैसा कितना था 15,000, तो हम इस पूरे रेशियो को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 8 और 4 12 और 3 15, यानी 15 भाग में से हम लोग डिवाइड करें। तो 15,000 को यानी 15,000 को जब आप 15 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो एक हिस्सा कितना आएगा 1,000 का, यानी 1,000 का। अब देखिए एक हिस्सा 1,000 आया तो इसको 8वां हिस्सा देना है हमें, यानी कितना देना है 8,000। इसको कितना देना है 4, यानी 4,000।
और इसको देना है 3000। आप जोड़ के देख लीजिए, 8 4 12 3 15, यानी सही है ना मैथ। तो अब देखिए इसमें हमको किसकी राशि पूछ रहे हैं, क्यू की। तो क्यू का रेशियो क्या था 4, तो 4 वाले का कितना था आंसर 4000। आंसर क्या मार देंगे 4000। देखिए एक सवाल है उसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 20 लड़के हैं, ठीक, और उनका औसत आयु जो एवरेज एज है वो है 15 ईयर्स, ठीक। कह रहा है कि उसमें से एक लड़का ग्रुप को छोड़ के चला गया, तो जब ग्रुप को छोड़ के गया तो जो उनका एवरेज एज था वो घट गया, वो हो गया 14.5। तो कह रहा है कि समूह छोड़ने वाले लड़के का एज क्या है, ठीक। हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम 20 लड़कों का जब 15 वर्ष एवरेज आयु है तो हम इनका कुल आयु निकाल लें, यानी कि 20 गुना 15 यानी 300 बरस। अब देखिए एक लड़का छोड़ के चला गया, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी 19, और उनका एवरेज एज कितना हो गया 14.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 275.5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो कुल वायु 20 लड़कों के साथ था और ये 19 लड़कों के साथ है, तो इसको हम आपस में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24.5, यानी उस लड़के की उम्र कितनी थी 24.5, यानी 24.5 साल का वो बच्चा था। अब देखिए एक सवाल है, कह रहा है 6,000 रुपया है और उसे 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय है 2 साल, प्रिंसिपल अमाउंट है 6,000, यानी मूलधन कितना हो गया 6,000, अच्छा समय 2 वर्ष, और दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब हमें निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्रधन से मूलधन को घटाना पड़ेगा, ठीक। मूलधन तो पता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पता है 6,000 है, लेकिन मिश्रधन तो हमको पता है नहीं, तो हम इसे बनाएंगे कैसे, तो हम सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे, ठीक। अब देखिए मिश्रधन निकालने का जो फार्मूला है उसे हम लोग देख लें। मिश्रधन यानी अमाउंट इक्वल टू मूलधन यानी P 1 + R डिवाइडेड बाई 100, इसको हम कर देंगे T, ठीक। देखिए मिश्रधन को हम A से डिनोट करते हैं। अब देखिए P हो गया कितना 6,000, अच्छा 1/, तो 1 + 10% का था 100, इसको हम साल देख लें कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब हम देखें इसमें 6,000, अच्छा ये कितना हो गया, जब इसको हम करेंगे तो 110/100, इसको दो बार करना है हमें, तो 110/100। अब हम देखिए इसको करें, ये 0 से 0 को हटा दें, ये 0 से 0 को हटा दें, ये 2 0 से ये 2 0 हटा दें। अब हमारे ऊपर में कितना बच गया 60 × 11 × 11। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6260, कितना आंसर आएगा 6260। अब देखिए यानी 6260 क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, CI = क्या था A - प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए ये हो गया 6260 और जो मूलधन है वो है 6,000, तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या इतना आ जाएगा 1260, इसका आंसर हम मार देंगे। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिनका प्रैक्टिस आपको करना है। मैथ रीजनिंग को तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको भी लगातार देखते रहिए। तो आप अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो इसमें 2 चीज़ें छूट रही हैं, एक तो करेंट अफेयर्स और दूसरा कंप्यूटर से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। इस तरह का सेट जो है कई सारे सेट आपको दे देंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। और करेंट अफेयर्स के लिए जब चैनल से आप जुड़िएगा तो उसके पोस्ट वाले सेक्शन में कई सारे पोस्ट हम करते रहते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, या और भी जीके भी महत्वपूर्ण रहता है, तो उसे भी आप देखते रहिएगा और इस तरह से अपनी तैयारी को आप जारी रखिए और खूब अच्छे से पढ़िए। चलिए थैंक यू।